काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपने पूछे हैं, कुछ 4-5 क्वेश्चन हम इस वीडियो के अंदर आंसर करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है ड्रॉट टेलीकॉम की तरफ से और ये पूछ रहे हैं एसआईपी का टैक्स कैसे पेमेंट करते हैं? तो देखिए एसआईपी का टैक्स पेमेंट करते हैं जब आपको प्रॉफिट होता है, जब आप एसआईपी जो आपने किया है 5 साल 10 साल तक कर रहे हो, उसके बाद जब आप धीरे-धीरे करके पैसा निकालते हो, एक बार में निकालो या धीरे-धीरे करके निकालो, जो पैसा आप निकालते हो तो उसपे जो प्रॉफिट होता है तो उस टाइम पे जो भी रेगुलेशन होती है टैक्स की उसके अकॉर्डिंग हम पेमेंट करते हैं जब हम अपना इनकम टैक्स फाइल करते हैं। देखो टैक्स पे तो सरकार तो हम पे कई तरीके का टैक्स इन्वेस्टमेंट पे ले लेती है, स्टाम्प ड्यूटी वहीं जाता है, एसटीटी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स वहीं जाता है और ये सब तो प्रॉफिट लॉस से पहले ही चला जाता है और इसके बाद हम प्रॉफिट करते हैं तो हमसे अलग से टैक्स वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जिसमें भी हम आते हैं वो हम भरते हैं जब हम अपना इनकम टैक्स फाइल करते हैं। तो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि उस टाइम पे जो रेगुलेशन होगी उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि भारत के अंदर कोई पॉलिसी की स्टेबिलिटी नहीं है। हर 2 साल पे जो कैपिटल गेन टैक्स है उसको बढ़ा दिया जा रहा है, शॉर्ट टर्म वाले को भी बढ़ा दिया जा रहा है, लॉन्ग टर्म वाले को भी बढ़ा दिया जा रहा है। तो इसलिए कोई स्टेबिलिटी है नहीं। हो सकता है आज से 10 साल बाद 15 साल बाद जो कैपिटल गेन टैक्स है वो और ज्यादा हो सकता क्या है हो ही, और बीजेपी रहेगी तो होगी ही ऐसे। नेक्स्ट मास्टर पापी जी कह रहे हैं विच इज द बेस्ट मोमेंटम बीटा लार्ज एंड मिड कैप फंड। आई थिंक ये पूछना चाह रहे हैं कि जो स्मार्ट बीटा फंड्स होते हैं मोमेंटम वाले, मतलब स्ट्रेटजी वाले जो स्मार्ट बीटा फंड्स होते हैं उसमें मोमेंटम वाले में बढ़िया फंड कौन से। देखिए मोमेंटम वाले सारे फंड्स बढ़िया है अगर हम एक 10 ईयर्स या 15 ईयर्स का होल्डिंग पीरियड के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करें। तो शॉर्ट टर्म में ये जो फंड्स हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं, बहुत ज्यादा निगेटिव आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसे एक साल के दौरान में पिछले ही साल हमने देखा कि एक साल में 20-20 25-25% ये जो फंड्स थे वो क्रैश हुए पड़े थे। तो बहुत ज्यादा ज्यादा पैसा भी ये फंड्स बनाते हैं और बहुत ज्यादा वॉलेटाइल भी होते हैं, रिस्की भी होते हैं। अगर एक तो इन सब में मोमेंटम फंड्स मुझे बेस्ट लगते हैं। अगर मोमेंटम फंड में भी बेस्ट की बात करें तो जब हम बढ़िया मोमेंटम फंड्स की बात करते हैं तो पर्सनली मुझे जो बढ़िया लगता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो रिस्क के मामले में ये सारे के सारे हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड में आते हैं। तो 200 मोमेंटम 30 एक मोमेंटम फंड है जो कि बढ़िया है, लेकिन इससे बेटर मुझे लगता है 500 मोमेंटम 50। क्यों? क्योंकि 200 मोमेंटम 30 टॉप 200 स्टॉक्स पे बेस्ट, यूनिवर्स पे बेस्ट 30 स्टॉक्स का इंडेक्स हो जाता है और 500 मोमेंटम 50 टॉप 500 स्टॉक्स पे बेस्ट 50 स्टॉक्स का यूनिवर्स हो जाता है। तो बड़ा यूनिवर्स है इसलिए मुझे बेटर लगता है। इसके बाद स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 100, क्योंकि स्मॉल कैप पे बेस्ड है तो लॉन्ग टर्म में हायर रिटर्न्स के पोटेंशियल रहते हैं, चांसेस रहते हैं, और क्योंकि इसमें मोमेंटम के साथ क्वालिटी भी मिलाया हुआ है इसलिए मैं इसको सेकंड नंबर पे रखता हूँ। प्रॉपर मोमेंटम हमारे पास स्मॉल कैप में है नहीं। नंबर 1 पे हमारे पास मिड कैप मोमेंटम 50, मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स आ जाता है जो मुझे सबसे बेटर लगता है, क्योंकि इसका परफॉर्मेंस भी 20-25 ईयर्स में सारे सिर्फ मोमेंटम फंड में नहीं, जितने भी स्मार्ट बीटा फंड्स है उन सब में सबसे बेटर निकल के आ जाता है। लेकिन वही चीज है, फिर वॉलिटिलिटी भी बहुत ज्यादा होती है, बहुत मतलब इसको झेलना बर्दाश्त करना। नॉर्मल मार्केट में, बुल मार्केट में तो सब लोग एग्रेसिव इन्वेस्टर बन जाते हैं, सब लोग कहते हैं हमसे हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में इसको फील करना झेलना, जब ये जो जैसे 1.5 साल से चल रहा है सिनारियो, बहुत बुरा, क्योंकि नॉर्मल फंड से बहुत बुरा गिरते हैं मोमेंटम फंड्स। तो अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा सोच समझ के बारीकी के साथ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बातचीत करके ही इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले इन फंड्स के अंदर। नेक्स्ट अभी गुप्ता जी पूछ रहे हैं गोल्ड सिल्वर क्यों नहीं बढ़ रहा, इसके पीछे किसका हाथ है। देखिए गोल्ड सिल्वर नहीं बढ़ रहा है, इसके पीछे हाथ है डॉलर का, और सिर्फ डॉलर का ही हाथ है। यहाँ पे पर्टिकुलरली हम गोल्ड की बात करते हैं क्योंकि सिल्वर पे तो बहुत ज्यादा रीजन हो जाता है, बहुत कुछ ऊपर नीचे करता है, बहुत कुछ रीजंस के कारण सिल्वर ऊपर नीचे होता है, बहुत खेल है सिल्वर के अंदर। लेकिन पर्टिकुलरली गोल्ड की बात करें तो गोल्ड हमें क्यों मतलब बढ़ता हुआ दिख रहा था, क्योंकि सेंट्रल बैंक्स की बाइंग बढ़ती हुई दिख रही थी, उसके अलावा मार्केट में अंदर अनसर्टेनिटी है। तो अनसर्टेनिटी तो अभी भी मार्केट के अंदर है, लेकिन सेंट्रल बैंक्स की बाइंग उस तरीके से, जिस तरीके से पहले हो रही थी उस तरीके से अभी नहीं हो रही है प्रेजेंट सिनारियो में। प्लस
वॉर के कारण देखो अनसर्टेनिटी में पहले भी अनसर्टेनिटी थी, लेकिन पहले अनसर्टेनिटी थी ना तो उससे डॉलर नहीं सर्ज कर रहा था, डॉलर इंडेक्स नहीं भाग रहा था। लेकिन अभी जो अनसर्टेनिटी है वॉर के कारण, उसके कारण डॉलर इंडेक्स भाग रहा है। जो एक महीने पहले डॉलर इंडेक्स 95 96 के पास हुआ करता था, अभी डॉलर इंडेक्स 100 के ऊपर जा चुका है। और क्योंकि गोल्ड डॉलर के अगेंस्ट में ट्रेड करता है, तो जितनी तेजी से पिछले कुछ दिनों में डॉलर इंडेक्स भागा है, उतनी तेजी से गोल्ड ऊपर नहीं गया है। इसलिए हमें गोल्ड जो है गिरता हुआ दिख रहा है, या गोल्ड के अंदर रिटर्न नहीं बनते हुए दिख रहे हैं अनसर्टेनिटी के बाद भी। अब कहने को क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस जो है, ये सब भी डॉलर के अगेंस्ट में ट्रेड होते हैं, लेकिन जितनी तेजी से डॉलर सर्ज हुआ है, डॉलर भागा है, उससे भी डबल ट्रिपल या 10 गुना तेजी से क्रूड ऑयल का प्राइस भागा है, नेचुरल गैस का प्राइस भागा है। क्योंकि वॉर से वो लोग डायरेक्टली अफेक्ट हो रहे हैं। डिमांड सेम है या बढ़ ही रही है, लेकिन वॉर के कारण सप्लाई ही बंद हो गया है। तो इस कारण से क्रूड ऑयल का दाम तो डॉलर के अगेंस्ट में हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन गोल्ड का दाम हमें डॉलर के अगेंस्ट में बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है। और ऐसा नहीं है, देखिए डॉलर जो गोल्ड है वो सेफ हेवन जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर सिचुएशन में ही गोल्ड बढ़ता रहेगा। गोल्ड के बढ़ने के पीछे भी रीजन होते हैं। जैसे एक रीजन अभी क्या है, जैसे ये सब चीजें जो हो गई, इसके कारण क्या है, महंगाई बढ़ने वाली है। और जब महंगाई बढ़ेगी तो सेंट्रल बैंक रेट कट करेंगे नहीं, और सेंट्रल बैंक रेट कट नहीं करेंगे तो अगेन डॉलर के लिए ये मजबूती वाली चीज है। क्योंकि जब सेंट्रल बैंक रेट कट करती है किसी कंट्री की, तो कंट्री का करेंसी जो है वो वीक होता है। तो करेंसी वीक होगा तो अगेन गोल्ड भागेगा, कमोडिटी भागेगा। लेकिन यहाँ पे रेट कट की जो उम्मीद थी है, पहले तो कुछ थी भी, अब वो बिल्कुल न के बराबर हो चुकी है। चाहे हम भारत की बात करें या फिर हम अमेरिका की बात करें, तो ये एक अलग हैमर मार रहा है। तो ये सब जो अलग अलग सिचुएशन पे कमोडिटी की प्राइस भी अलग अलग रिएक्ट करती है, जैसे इक्विटी की प्राइस भी अलग अलग रिएक्ट करती है। तो हर टाइम पे सेफ हेवन नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि गोल्ड के अंदर एक भरोसा रहता है कि चलो ये खत्म तो नहीं हो जाएगा, लेकिन प्राइस ऊपर नीचे तो फ्लक्चुएशन यहाँ पे भी झेलना होगा। गजेंद्र जी यहाँ पे हमसे सवाल कर रहे हैं, आशु जी 3 साल पहले मोतीलाल मिड कैप में एसआईपी शुरू करी थी, निगेटिव रिटर्न है, अब इस रिस्की फंड में रहना नहीं है, क्या करें, उचित सलाह दें। अब देखिए मिड कैप, मोतीलाल के मिड कैप फंड के बारे में जब मैं सवाल सुनता हूं ना, तो मुझे मतलब काफी मतलब अजीब सा फील होता है कि ये फंड, जैसे अभी इन्होंने 3 साल का कहा, तो अगर हम 2025, 2024, 2023 ये 3 साल हम मान के चलते हैं, 2026 तो अभी शुरू ही हुआ है। 2023 में मोतीलाल मिड कैप फायर फंड था, 2024 में भी मोतीलाल मिड कैप फायर फंड था। मोतीलाल मिड कैप की जो परफॉर्मेंस खराब होना एक्चुअल में शुरू हुआ है, वो 2025 में फेब मंथ से शुरू हुआ है। फेब भी कहो तो फेब मार्च के बाद से शुरू हुआ है। तब अगर ऐसे में इन्वेस्टर इस तरीके की बात करे कि 3 साल से मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं और अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है इस मिड कैप फंड के अंदर, और अब मैं इसके अंदर से निकलना चाह रहा हूं, तो ये दिखाता है कि इन्वेस्टर, मैं इनकी पर्टिकुलरली बात नहीं कर रहा हूं, मैं हर एक इन्वेस्टर की बात करूं कि कितनी मेच्योरिटी के साथ इन्वेस्टर जो है वो फंड सेलेक्ट कर रहे हैं और इन्वेस्ट कर रहे हैं। बस रिटर्न देखकर इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर ले रहे हैं। क्योंकि 2023-2024 में भी जो मोतीलाल मिड कैप फंड का पिछले 1 साल का 2 साल का रिटर्न काफी हाई दिख रहा था। अब नॉर्मल सी बात है, कोई भी फंड जब अपने पीक के पास पहुंचेगा तो पीछे 1-2 साल का हाई रिटर्न दिखेगा। अब जब 1 साल 1.5 साल का खराब परफॉर्मेंस होगा, तभी तो पीछे का 1-1.5 साल का खराब रिटर्न दिखेगा। तो ये जो चीज है, ये एक साइकिल है जो कि हमेशा रिपीट होती है, हर एक इन्वेस्टर के साथ रिपीट होती है। मैं क्लियरली कहना चाहता हूं सबसे पहले तो कि आप पीछे 1 साल 2 साल का रिटर्न देखकर इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दीजिए, जो कि मैं बार बार कहता हूं। आप 8 साल 10 साल का रिटर्न देखिए, अगर किसी फंड का 8-10 साल का रिटर्न बढ़िया है, 5 साल का रिटर्न बढ़िया है, और पिछले 1 साल में वो बहुत बुरा अपने कैटेगरी का बेकार सबसे फंड है, फिर भी आप उसके अंदर में इन्वेस्ट कीजिए, तो आपको अच्छे रिटर्न जनरेट होंगे। चलिए अभी के लिए हम इनकी भी अगर बात करें, तो डेफिनेटली ये जो आपके साथ सिनेरियो हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आप आपने अपना रिस्क असेसमेंट सही से नहीं किया। जितनी आप वॉलेटिलिटी झेल सकते हो, उससे ज्यादा वॉलेटिलिटी वाले आपने फंड के अंदर इन्वेस्ट कर लिया। इसमें फंड की गलती नहीं है, ना ही मार्केट की गलती है। आपको स्टेबल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आप
आप अभी जब इस फंड को चेंज करेंगे, डेफिनेटली आपको चेंज कर लेना चाहिए, निगेटिव है फिर भी थोड़ा बहुत नुकसान होगा, चेंज कर लेना चाहिए। और आप वैल्यू इन्वेस्टिंग करने वाले फंड्स के अंदर जाइए, वैसे फंड्स जो वैल्यू को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। मिड कैप में भी जैसे जो एचडीएफसी के फंड है या आईसीआईसीआई के फंड है या निपॉन के फंड है, ये सब आपको बहुत ज्यादा एग्रेसिव इन्वेस्टिंग करते हुए नहीं दिखेंगे, लेकिन वही चीज है तो इनके अंदर रिटर्न भी थोड़ा कम बनेगा, थोड़ा धीमा बनेगा, लेकिन वॉलेटिलिटी जो ऊपर नीचे की है, अप डाउन की है, वो भी कम रहेगी। तो आप चेक कर लीजिए वैल्यू फंड्स अच्छे, जिस भी कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, फ्लेक्सी कैप हो, उस कैटेगरी के वैल्यू इन्वेस्टिंग करने वाले फंड की तरफ आप जाइए, वहां पे आपको डर कम लगेगा। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। आपका भी कोई क्वेश्चन या क्वेरी है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर पूछ लीजिए।